चलिए शुरू करते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी का चल रहा है, जिसका जो है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जब खोलिएगा तो चैप्टर नंबर मतलब सब्जेक्ट जो है 9 खुलेगा। 9 में है जीव विज्ञान में चैप्टर 2 देखिएगा। पहला चैप्टर मैं दे चुका हूँ, 2 है और डेली 6 बजे शाम में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपको एकदम सिर्फ एमसीक्यू होगा, कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है पादप जगत का वर्गीकरण। तो इससे सवाल जो आएंगे फटाफट जवाब देंगे और लूसेंट से ही है, याद रखिएगा। लूसेंट के सामने ऑब्जेक्टिव खोलिए। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, बताएंगे। तो हम बताएंगे लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी क्लियर हो गए, बताइए। दूसरा प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लिनियस। ये भी सही आप लगाए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ एमसीक्यू देने जा रहे हैं। नैनी अकाडमिक चैनल पे आपका आया है लूसेंट का पहली बार और धाकड़ आया क्वेश्चन। अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो आपको कोई भी एग्जाम में तैयारी करते हो सब में क्लियर होगा। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वन वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। कौन ऐसे वनस्पति वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के हैं जो कि प्रस्तुत किए थे, बताइए कहाँ के थे, जो कि प्राकृतिक का वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है, बताइए किस वनस्पति विज्ञानी हैं, उनका नाम बताइए। कहाँ के हैं, कौन है, बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। इसका जवाब दीजिए तीसरे प्रश्न का। सीडीएस के वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा, सीडीएस के वैज्ञानिक हैं, वही बताए थे। चौथा प्रश्न है, पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है। पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया, बताइए। चौथे प्रश्न आपके सामने है, फेनेरोगेम्स में। फेनेरोगेम्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है। चलिएगा पांचवा प्रश्न आपका आ गया, अपुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया। अपुष्पीय मतलब पुष्प नहीं देता है, बताइए किसमें रखा गया है। तो उसे रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। किसमें रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स में। चलिए ये भी क्लियर हो गए। छठा प्रश्न बताइए, छठा प्रश्न क्या है, बताएंगे। छठा प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई अगर पूछे तो हम बताएंगे स्पीसीज। स्पीसीज का नाम सुने हैं, स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 136 प्रश्न है पादप जगत से। अगर आप इसका टोटल प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं तो आपका कोई नहीं रुकेगा, ये मैं वादा कर सकता हूं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी और लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2026 प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। हाइड्रोफाइटर्स जो है होते हैं, तो हाइड्रोफाइटर्स होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। हाइड्रोफाइटर्स ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 जवाब दिए, ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे होते हैं। चलिएगा आठवां प्रश्न है द्विनाम पद्धति, जिसमें द्विनाम हो। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं। द्विनाम पद्धति वाला जो अभिप्राय है उसका मतलब क्या है कि पौधे के नाम है और 2 शब्दों का नाम है, ठीक है। तो बताइए कैसे हम इसको बताएंगे, जाति और वंश के रूप में, वंश या जाति के रूप में, बताइए। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वंश और जाति, वंश या जाति कहिए। चलिए इसमें भी पौधे में भी वंश और जाति के रूप में बांटा गया है, जानने के लिए, पहचानने के लिए, लेकिन उसे अलग अलग कैटेगरी में हम लोग करते हैं। चलिए 9वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते क्या हैं, बता दीजिए। तो अनावृत बीज बनते हैं, जिसे हम अनावृत बीज कहते हैं। देखिए एक है आवृत बीज, एक है अनावृत बीज। अब बताइए कि अनावृत बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवृत बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज कह दीजिए। चलिए एक काम बता देते हैं, अनावृत बीज का इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, सुने होंगे। आवृत बीज का इंग्लिश में बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की खोज किसने की, बता दीजिए। लीवन हॉक का नाम सुने हैं, लीवन हॉक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 11वां प्रश्न है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, बताइए कौन सही है, बताएंगे। 11वां प्रश्न है, तो अधिकांश विविध पोषी होते हैं। अधिकांश जो हैं विविध पोषी होते हैं, सभी जीवाणु क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। क्या ये बात सत्य है, नहीं, गलत, ये गलत है। सभी नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, जिसमें मतलब ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश मतलब लगभग जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी मतलब स्वयं, कोई कोई बैक्टीरिया स्वयं भी बना लेते हैं, लेकिन कोई कोई जो है लगभग आपको मिलेगा। अधिकांश अगर पूछेगा तो विविध पोषी मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे अटैक करके खाते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं, ऐसे ही बोलिएगा। चलिए 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न है, जीवाणु को पौधे माना गया है
क्योंकि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, बताइए जीवाणुओं को पौधा माना गया क्यों, बताइए कमेंट कीजिए। तो कठोर कोशिका भित्ति के कारण, कठोर कोशिका भित्ति के कारण कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए माना गया है। चलिए 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 13वां प्रश्न है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं होता है, तो देखिए जीव वाला जो कोशिका है जीवाणुविक जिसे बोलते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। क्लियर हो गए, नहीं पूछ रहा है तो सूत्रकणिका, डी आंसर लगा देंगे, और सब में होता है। अब देखिए बात करते हैं कि जीवाणुओं को साधारण आकृति क्या होती है, तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है ये पूछे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिए। तो हम बताएंगे छड़ रूपी होता है, छड़ जैसा मुड़ा हुआ होता है, छड़ रूपी होगा। जीवाणु कैसा होता है, उसकी आकृति छड़ जैसा होता है। छड़ देखे ना, ऐसे जाके ऐसे बड़ा सा घर बनाने वाले छड़ देख रहे होंगे, बनाने नहीं आया मुझे। चलिए इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं तो इस पे कोई डिटेल नहीं, डिटेल के लिए मेरा बहुत सारा एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ देख लीजिएगा। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते क्या हैं, बताइए। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते क्या हैं, बता दीजिए। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं आपके मुख से, बताइए जवाब दीजिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए। गोलानुमा होता है, गोल जैसा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक गोला जो है गोल जीवाणु कहलाता है, गोल जीवाणु कैसा कहलाएगा बताइए, तो कोकस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी कोकस कहलाएगा। एक गोल जीवाणु बैक्टीरिया मतलब कैसा कहलाएगा, कोकस कहलाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं क्या कहते हैं बताइए, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहेंगे बताइए, तो हम उसे कहेंगे स्पाइरीलम, क्या बोलेंगे, स्पाइरीलम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने है। 18वां प्रश्न क्या है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है, 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वो है ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में। चलिए अब बात करते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है कि 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं बता दीजिए, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। अगर मान लीजिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं, 20वां प्रश्न क्या है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम बता देंगे, तो वर्णिक लवक कहते हैं। वर्णिक लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कह सकते हैं तो कमेंट कीजिए, प्लीज कहना चाहते हैं तो कहिए। हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 21 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 21 सवाल है, पाश्चर प्रसिद्ध है, पाश्चर बोलते हैं, पाश्चर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है बताइए, हम जानना चाहते हैं। 21वां प्रश्न का, तो रोगों की जन्म थ्योरी होता है, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है पाश्चर, याद रखिएगा प्रसिद्ध है। देखिए लुई पाश्चर का नाम सुने तो वही पाश्चर प्रसिद्ध है। तो क्यों पाश्चर प्रसिद्ध है भाई, रोगों के जन्म थ्योरी के लिए, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का जो संक्रमण है ना उससे लड़ने के लिए, बैक्टीरिया जैसे हो गया, वायरस हो गया, इस सब कारणों से। तो कहने का मतलब कि लुई पाश्चर द्वारा ये प्रतिपादित रोगाणु सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं, जिसे जर्म थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। तो ये कहने का मतलब है, तो पाश्चर प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है, तो लुई पाश्चर नाम है इनका, ठीक है। चलिए समझ गए। 22 कुछ समझाना जरूरी हो जाता है, इसलिए 22 है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो सबसे छोटा जीव कौन सा है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा का नाम सुने हुए, माइकोप्लाज्मा का नाम सुने होंगे आप। 22 का आंसर का जवाब है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बताइए 23 सवाल आपके सामने है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए, क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु बोल दीजिए, ठीक है, या नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु बोल दीजिए, बैक्टीरिया बोल दीजिए। चलिए ये हो गए। अगर मान लीजिए 24 सवाल आपके स्क्रीन पर आए कि मूल ग्रंथिकाओं मतलब रूट जो होते हैं, नूडल्स बोलते हैं जिसे, पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है बता दीजिए, तो कुछ जो है, कुछ क्या बताइए, कुछ लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस पादपों में, पादपों मतलब पौधे में, तथा कुछ अन्य पौधे में भी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 24 25 सवाल देखेंगे आगे चल के।
आगे सवाल है 25 सवाल क्या है सुन लीजिए कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया मतलब जीवित नहीं रह पाता है, बताइएगा ज्यादा नमक जिसमें है तो उसमें इसलिए क्योंकि उसमें जीव द्रव का अंश होता है। तो द्रव यहाँ पे याद रखिएगा कि अचार में जीवाणु जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। मतलब ये तो आंसर आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीव द्रव है ना, तो यहाँ पे हम जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, ऐसे बोल दीजिए जीव द्रव के कारण हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि नमक होगा तो उसमें बैक्टीरिया मरेगा ना, बचेगा थोड़ी, तो इसलिए चलिए जीव द्रव का उसमें होना। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो करिए। चलिए 26 सवाल है। 26 है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है बताइए? मानव की आंत में, तो हमारे जो आंत है उसमें पाए जाने वाला क्या है बता दीजिए 26 का। तो हम बताएंगे ए शरीरिया कोलाई। क्या बोलेगा? ए शरीरिया कोलाई बोलेंगे, चाहे एस रीसिया कोलाई भी बोल सकते हैं। तो ए रीसिया कोलाई बोल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे ए शरीरिया कोलाई बोल दीजिए, याद करने पे है, ऐसा मत समझिएगा कि उठपटांग। तपेदी को हम टीपी को ही कहते हैं तपेदी। उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया कौन सी है बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है, तो 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है, तो उसे हम माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है। चलिए 28 सवाल आपके सामने है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न जो होती है बताइए। 28 का सवाल का जवाब दीजिए, जानना चाहते हैं। भोजन की फूड पॉइजन मतलब बुझ गए, तो इसका आंसर का जवाब आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम द्वारा होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम द्वारा होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो बताएंगे कहाँ पे प्राप्त होते हैं, हम जानना चाहते हैं, आपके मुख से जानना चाहते हैं और कमेंट्स के अनुसार। तो जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, ये हम जानते हैं। चलिए अगर मान लीजिए 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर 136 प्रश्न है, याद रखिएगा पादप जगत का वर्गीकरण। अगर इतना देख लिए तो पादप से आपको कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे बताइए। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो 64 जीवाणु बनेंगे, क्या बनेंगे? 64 जीवाणु बनेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 31 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 31 है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण निम्नांकित में से कौन सी फसल जो है सहायक है, मतलब कौन सी फसल सहायक होती है बताइएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में तो हम उसमें फलीय जो होते हैं, जितने भी फलीय फसल होते हैं वो होते हैं। चलिए तो ये हो गया। 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 32 सवाल क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, अवशोषण करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न है कि चाय की पत्तियों में क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है बता दीजिए। 33वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्ति जीवाणु कौन सा है बताइए। मतलब मृदा में पौधों की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्ति जीवाणु कौन सा है, हम जानना चाहते हैं, बताइए। तो वो है एनावीना। एनावीना कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भी सही लगा दिए। चलिए 35 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 35 सवाल क्या है कि प्रशीतन, ठीक है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य जो खाने वाला जो होता है परिरक्षण में मदद करता है, तो कौन मदद करता है हम जानना चाहते हैं, हम बता सकते हैं तो बताइए। तो जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया को कम करने में या कम करने में मदद करता है, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है, रेट को कम करता है। अच्छा
चलिए 36 सवाल क्या है? 36 सवाल है, दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? बता दीजिए। दही जमने में निम्नलिखित में से किस जो है सूक्ष्म जीव का जो है प्रयोग किया जाता है? बता सकते हैं तो बताइए 36 का। तो लैक्टोबैसिलस का, लैक्टोबैसिलस याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है हम जानना चाहते हैं 37 का। तो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 38 सवाल क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के जमने का कारण क्या है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। लैक्टोबैसिलस बोलते हैं या लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए 39 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 39 है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? यौगिकीकरण जीवाणु है, बता दीजिए। बताएंगे तो हम बताएंगे राइजोबियम का नाम सुने हैं। राइजोबियम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, मतलब सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है वो है राइजोबियम। चलिए 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की? हो गया बैक्टीरिया से। अब हम विषाणु की वायरस की बात करेंगे जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इवानोवस्की ने खोला था। किसने खोजा था? इवानोवस्की ने खोजा था, खोला था, जो बोल दीजिए, है ना। चलिए बात करते हैं 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न है, विषाणु जो वायरस होते हैं माने जाते हैं, तो क्या माने जाते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। आप ऑप्शन देख लीजिए, सजीव पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थ हैं, या सजीव निर्जीव के बीच की बात करता है, बताइए। हम जानना चाहते हैं। तो ये आपका जो 41वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वो जवाब देना है, तो दीजिए, बताइए। तो हम बताएंगे सजीव और निर्जीव के बीच की बात करता है, ऑप्शन नंबर सी बताता है। 42 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते? सवाल में नहीं होते, बताइए किसमें नहीं होता है? तो हम बताएंगे विषाणु में नहीं होता है, वायरस में एंजाइम नहीं होता है। चलिए 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है, टीएमवी शब्द जो है संबंधित है। टीएमवी शब्द जो है संबंधित है, किससे संबंधित है हम जानना चाहते हैं, बताइए। बताइए फटाफट बताइए, हम जानेंगे तो समझेंगे और बता सकते हैं। चलिए, तो विषाणु से संबंधित है, ये हम जानते हैं। टीएमवी शब्द आ जाए तो विषाणु से संबंधित है। अब बताइए कि 44वां प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है? वायरस से होता है, ये हम जानते हैं। 44वां प्रश्न का जवाब है। चलिए 45वां प्रश्न की बात करेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। 45 सवाल है, कुत्ते के काटने से जो है जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। तो वो हाइड्रोफोबिया ही कहलाता है, जिसे रेबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। चलिए आते हैं 46 सवाल। 46 सवाल क्या है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो किसने किया था बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। 47 सवाल आपकी बात करें, एडवर्ड जेनर ने खोज की। एडवर्ड जेनर ने खोज की, बताइए। तो चेचक का टीका का खोज किया था, ये हम जानते हैं। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं, विषाणु जो है वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है मतलब वायरस जो है वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। तो किसमें करता है? जीवित कोशिका में करेगा, और किसमें करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब जानना चाहते हैं 49 सवाल है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि देखिए विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों में काम आता है, वायरस जो होता है। तो हम बताएंगे ये जो है अगर निर्जीव के रूप में देखा जाए तो ये जो है क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज के रूप में, क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं, याद रखिएगा, इसमें भी पाए जाते हैं। 50 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, बताइए 50वां प्रश्न का। तो विषाणु में होते हैं, हम जानते हैं। चलिए 51 सवाल आपके स्क्रीन पर है, एड्स का कारण है। एड्स का कारण बताइए। लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। लिम्फोसाइट कहाँ है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा, T4 लिम्फोसाइट के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है बताइए। तो हम जानते हैं
एड्स का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर डी। एड्स का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर डी। 53 सवाल आपके स्क्रीन पर है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ क्या है बताइए? तो एक जो है, यह जो अनुवांशिक पदार्थ है, एक स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है? आरएनए है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 54 सवाल है, एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है? तो विषाणु, विषाणु को ही वायरस को ही कहते हैं भाई, हम जानते हैं। चलिए इबोला क्या है? इबोला भी एक वायरस है, हम जानते हैं इबोला क्या है। इबोला भी एक वायरस है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होगा। चलिए, मतलब विषाणु है। और AIDS फैलता है, मतलब एड्स कह दीजिए से फैलता है। कैसे फैलता है? संपर्क के द्वारा फैलता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है। कैसे फैलता है बताइए? तो ये ज्यादातर शारीरिक संपर्क से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी। विषाणु में क्या होता है? कमेंट कीजिए, विषाणु में क्या कमेंट होता है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही लगा दिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 58 सवाल। 58 सवाल क्या है सुन लीजिए। 58 है सारस क्या है? सारस क्या है बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, विषाणु जनित रोग है। क्लियर हो गए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 59 सवाल क्या है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा किस कारण होता है बता दीजिए। तो हम संक्रमण के कारण बता रहे हैं, तो विषाणु के कारण नहीं होता है खसरा, ये भी जानते हैं। 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 60वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है हम जानना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, चेचक के कारण। मतलब कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? तो चेचक विषाणु के कारण होता है, हम जानते हैं। मलेरिया ये सब जो है नहीं है, हैजा नहीं हो सकता, एचएम नहीं हो सकता। 61 सवाल है कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। 62 सवाल है कि आलू में मोजेक रोग जो होता है उसका कारक तत्व कौन सा है? मोजेक रोग होने का कारण क्या है, उसका कारक क्या है बताइए। आलू में जो मोजेक रोग होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइनर में। अगर आप देखें मेरा वीडियो तो ये आपके सामने इल्यूशन चुटकी के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, वायरस। चलिएगा 63 सवाल है, सवाल जो विज्ञान है। सवाल विज्ञान किसका अध्ययन है बता दीजिए। सवाल विज्ञान जो है किसका अध्ययन है हम जानना चाहते हैं। तो हम जानते हैं वो है सवाल का। सवाल विज्ञान का लीजिएगा। सवाल विज्ञान को एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी भी बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल से सवाल है तो सवाल को देखते हैं। सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सवालों की कोशिका भित्ति भी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की बनी होती है। सॉरी 65 सवाल है, हाइड्रा की जो है स्रवी कोशिकाओं में कौन सा सहजीव शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रवी कोशिकाओं में कौन सा सहजीव शैवाल मिलता है हम जानना चाहते हैं। तो वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यूक्लोरेला। ठीक है, यूक्लोरेला। चलेंगे 66 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सरगासो समुद्र का नाम क्या है? सरगासो समुद्र का नाम क्या है बताएंगे, जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, सवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है, तो क्यों पड़ा है? समुद्र का नाम पड़ा, सरगोशा समुद्र का नाम पड़ा, तो क्यों पड़ा? क्योंकि सवालों के कारण, उसमें सवाल है। 67 है कि गलगंड, घिंघा रोग टाइप का होता है ना, गलगंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। 67 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गए। अब चलेंगे हम 68 सवाल है कि किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होते हैं? किस सवाल में? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया में होता है। लेमिनेरिया बोलिएगा। चलिएगा 69 सवाल आपके स्क्रीन पर है, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प कैसे प्राप्त होता है बता दीजिए। तो ये समुद्र शैवाल से प्राप्त होता है केल्प। 70 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्वयं पोषित है, स्वयं खाता है, स्वयं भोजन बनाता है, स्वयं बेचारा जीवित रहता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। शैवाल ही स्वपोषित है। ठीक है, मशरूम नहीं। चलिए आते हैं 71 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो कौन ऐसा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है हम जानेंगे 71 का। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम और एजोला, ये सब होते हैं।
चलिए 72 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो वो है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। चलिए 73 सवाल की बात करते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी शैवाल के कारण होता है। शैवाल के कारण होते हैं, ये मान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं 74। 74 है एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो है किससे तैयार होता है? ये सब लूसेंट से क्वेश्चन बना है, कहीं और से नहीं है। आप नहीं तो लूसेंट का खोलिए, चैप्टर नंबर बायोलॉजी का 9 जाइए, चैप्टर नंबर 2 खोजिए, आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा 74 क्वेश्चन। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए शैवाल। चलिए 75 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, हम जानना चाहते हैं। और बताइए आप। ऑप्शन नंबर बी फंजाई होते हैं। ऑप्शन नंबर बी फंजाई, मतलब शैवाल ही बताएंगे। चलिए फंजाई किसे बोलते हैं? शैवाल को नहीं बोलते हैं, एलगी शैवाल को बोलते हैं। फंजाई मतलब कवक को बोलते हैं। बी कवक हो गए। चलिए 76 सवाल है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी काइटिन व हेमी सेलुलोज का बना होता है। अब कवक से आ गया ना, इसलिए। चलिए 77 सवाल आपके स्क्रीन पर है। कवकों द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, किस रूप में बनता है, किस रूप में एक्टिव रहता है, बता दीजिए। 77 का तो ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। आगे चलेंगे 78 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक कैसे होते हैं बता दीजिए। तो सभी कवक जो हैं सदैव, कवक मतलब फंगस, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए सभी कवक होते हैं, तो हम बताएंगे विविध पोषी होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे 79 है माइको राइजा सहजीवी। सहजीवी मतलब किसी की मदद से, ठीक है, याद रखिएगा। तो माइको राइजा सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध होता है तो किससे संबंध होता है, किसकी मदद से होता है बताइए। माइको राइजा मतलब माइको किसे बोला जाता है? माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को, है ना, याद रखिएगा। तो ऐसे हो गया माइको राइजा। 79 का सवाल है ऑप्शन नंबर बी कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच की संबंध को कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 80 प्रश्न, 80 प्रश्न क्या है कि वृक्षों के छालों मतलब उसके छाल जो होते हैं पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्ष के छाल पर जो कवक उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोर्टिकोलस बोलते हैं। कोर्टिकोलस बोला जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं 81 सवाल आपके स्क्रीन पर है। बताइए बताइए 81 है गोबर और उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पे भी उगता है तो उसे हम कोप्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। कोर्टिकोलस किसे बोलते हैं? पेड़ के छालों पे उगने वाला को। अब कोप्रोफिल्स किसे बोलते हैं? जो गोबर पे उगता है। 82 सवाल 82 है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं होगा? तो हम जानते हैं कवक में नहीं होगा क्लोरोफिल, है ना। चलिए 83 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 83 है कि आलू का लेट व्हाइट, लेट व्हाइट उत्पन्न होता है। लेट व्हाइट उत्पन्न होता है तो ऑप्शन नंबर सी फाइटो फैटोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है, ठीक है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए 84 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 84 है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। बताइए डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, कौन सा कवक है बता दीजिए। 136 प्रश्न है, जल्दी जल्दी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है सैक्रोमाइसिस सेरेविशी बोलेंगे। सुनिएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, सेरेविसी, याद रखिएगा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। चलिए 85 सवाल आपके सामने है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? तो वो है कवक है, फंगस है, याद रखिएगा। फफूंदी भी कर सकते हैं। 86 सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने या किसके द्वारा की गई थी बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी हम जानना चाहते हैं। आप भी जानते हैं उनके बारे में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए 87 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 87 सवाल है कि अर्गोट, ठीक है, एर्गोट भी बोल सकते हैं, अर्गोट भी बोलते हैं, किससे प्राप्त होता है बताइए। किससे प्राप्त होगा? तो हम बताएंगे
कैले कैलेवी सेप्स द्वारा होता है। थोड़ा नाम टेढ़ा लग रहा है, कैलेवी सेप्स बोल दीजिएगा। चलेंगे 88 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 88 सवाल आपके स्क्रीन पर है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त जो है किससे किया जाता है? पेनिसिलिन कैसे करेंगे औद्योगिक रूप से? बताएंगे पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जरूरी है सुनना। इष्ट में कायिक जनन होता है। तो इष्ट आप जन्म में करते हैं, नाम सुन रही हैं इष्ट, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए मूलकन द्वारा होता है। इष्ट में मूलकन द्वारा होता है, ये हम जानते हैं। आगे चलेंगे, 90 प्रश्न आ चुके हैं। 90 प्रश्न है कि जब गेहूं के गुथे हुए आटे, जब गेहूं में गुथ रहे हैं आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाते हैं। जैसे हम कोमल करने के लिए कैसे बेसन मिलाते हैं, तो वही हुआ, इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है, मतलब जैसे सॉफ्ट करते हैं ना, तो उसी तरह इष्ट मिलाया जाता है कि डबल रोटी बन सके या छिद्र युक्त हो सके। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बनाया जाता है, CO2 का उत्पादन करके। आगे चलेंगे और 91 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है, बताइए कौन खाने योग्य कवक है? तो ऑप्शन नंबर सी, एगेरिक्स। याद रखिएगा, एगेरिक्स बोल दीजिए या एगेरिक्स बोल दीजिए। ठीक है, चलिए 92 सवाल, 92 है LSD किससे प्राप्त होती है? सिर्फ MCQ करवा रहे हैं, ठीक है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, कवक से। चलिए 93 सवाल आ गए, ज्यादा सवाल नहीं है, 136 प्रश्न है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा होता है। चलिएगा, अब देखिए 94 सवाल आपके सामने है कि क्या है, देख लीजिए और बताइए। तो इसमें बताइएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस पढ़े ऊपर, उसी का है माइसिन। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, किसने अलग किया, बता दीजिए। 94 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, वैक्समैन ने। क्या ने? वैक्समैन ने। चलिए, टीका रोग किसमें होता है, बताइए। टीका रोग किसमें होता है? तो हम बताएंगे मूंगफली में टीका रोग होता है। 96 सवाल है, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, लाल जैसा सड़ा हुआ जैसा होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न जैसा रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, कवक द्वारा होता है। चलिए 97 सवाल आपके स्क्रीन पे है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ठसाठस भरे कवक जाल को कहते हैं। ठसाठस मतलब पूरा भरा हुआ, पूछ के कवक जाल को कहते हैं। ठीक है, चलिए मशरूम क्या है? मशरूम क्या होता है, बताइए। मशरूम क्या होता है? कवक होता है, क्या होता है? तो कवक ही होगा ना मशरूम, है ना। चलिए, मशरूम जो खाते हैं कवक ही खाते हैं। 99 सवाल है, प्रथम विलगित प्रतिजैविक जिसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक बोलते हैं, कौन सा था, बताइए कौन सा था, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, पेनिसिलिन, है ना, याद रखिएगा। चलिए 100वां प्रश्न है कि एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, कवक से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 101 प्रश्न आ चुके हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 136 प्रश्न है, कम समय में होगा, याद रखिएगा। कोशिश करूंगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक जो संबंधता है वो दर्शाता है, कार्यात्मक संबंधता को दर्शाता है, बता दीजिए। 101 प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधता रखता है या दर्शाता है? तो माइकोराइजा, जो कि ऊपर पढ़ चुके थे। अब देखिए 102 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 102 है, एफ्लाविश किससे बनते हैं? एफ्लाविश जो है किससे बनते हैं, बताइए। बताइए, 15 मिनट में आपका आ चुके हैं, मतलब 57 से लेकर 102 क्वेश्चन, और भी जो है बहुत कम समय में कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बताइए 102 प्रश्न, एफ्लाविश जो है किससे बनते हैं? 102 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ए, कवक से बनते हैं। चलिए 103 प्रश्न है, 103 प्रश्न आपके है सामने। एस्परजिलस, एस्परजिलस का उपयोग जो है किसके बनाने में होता है, या किसके बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बताइए किसके लिए, याद रखेंगे। तो बताएंगे 103 प्रश्न का जवाब देंगे सी, पनीर, है ना, पनीर बहुत खाते हैं। 104 प्रश्न,
104 प्रश्न है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लाइकेन जो है जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम मतलब इन्वायरमेंट के तहत, इकोसिस्टम के तहत, याद रखिएगा, अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, जो वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं, मतलब किनके मददगार हैं, किनके मददगार से होते हैं, किस रूप में होते हैं बताइए। तो लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक का मिश्रण कहिए, दोनों का यार कहिए, दोस्त कहिए, जो कर सकते कर दीजिए, है ना, बी। चलिए 105 प्रश्न है, चट्टान पे नहीं उगता है। निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? क्या ये बात सत्य है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी लाइकेन सर्वोत्तम है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है निम्नलिखित में से? तो ये लाइकेन। चलिए 106 प्रश्न क्या है, लिटमस। लिटमस किसमें से निकलता है या किससे निकलता है ये बता सकते हैं, किसमें से निकलता है या किससे निकलता है ये बताइए लिटमस। 106 प्रश्न, तो बी लाइकेन से। लाइकेन दोनों रूप में होता है, याद रखिएगा, शैवाल और कवक। 107 प्रश्न, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य क्या होते हैं, संबंध होते हैं, सहजीवी संबंध, उसी को हम क्या कहते हैं बता दीजिए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म। अब हेलो 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 करिएगा ना तभी ना हेलोटिज्म होगा, है कि नहीं। चलिए 108 प्रश्न है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पे भी उगता है, चट्टान पे जैसे उगा तो पेड़ों की छालों पर भी उगता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोलिस। अब कार्टिकोलिस याद रखिएगा शैवाल उगा था, याद रखिएगा पेड़ों की छालों पे, तो लाइकेन तो शैवाल और कवक दोनों का सम्मिश्रण है। 109 प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? अब चट्टान पे लाइकेन उगता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए। तो हम उसे कहते हैं सेक्सीकोलस, सेक्सीकोलस, ठीक है। चलिए 110 प्रश्न आ गए। 110 प्रश्न है, जापान के लोग जो है किस लाइकेन को जो है सब्जी के रूप में खाते हैं बताएंगे। तो इंडोकार्पन, इंडोकार्पन एक सब्जी है उसे खाते हैं, लाइकेन का ही बना हुआ है, याद रखिएगा। 111 प्रश्न, 11 प्रश्न क्या है, 111 प्रश्न कि मिर्गी की औषधि, मिर्गी का जो दवा बनता है, औषधि मतलब दवा, किस लाइकेन से प्राप्त होता है? प्लीज कमेंट कीजिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी परमिलिया, परमिलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 112 प्रश्न है, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, वनस्पति लिखा हुआ है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल थलचर, जल थलचर कहते हैं बताइए, जल थलचर कहते हैं बताएंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। चलिए 113 प्रश्न, 113 प्रश्न है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है बताएंगे। 113 प्रश्न का तो सी होगा ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस में होता है। चलिए 114 प्रश्न है, ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है, ब्रायोफाइटस में क्या सम्मिलित है बता दीजिए। 114वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी लीवर वर्टी, लीवर वटी एवं मॉस, मॉस कहते हैं इसे, मॉस, ठीक है। चलिए 115 प्रश्न आ चुके हैं कि जड़ के स्थान पर मूलाभास, ठीक है, किसमें पाया जाता है, मूलाभास किसमें पाया जाता है बता दीजिए। 115 प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटस में, किसमें, ब्रायोफाइटस में। चलिए 116वां प्रश्न आ चुके हैं, 116वां प्रश्न क्या है बता दीजिए कि ब्रायोफाइटस जो है ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है ब्रायोफाइटस में बता दीजिए, जानना चाहते हैं। 116 प्रश्न का सी लीवर वटी एवं मांस। चलिए 117 प्रश्न है, 117 प्रश्न है, बीजों की आकृति किसमें उत्पन्न होती है, बीजों की आकृति किसमें उत्पन्न होती है बता दीजिए। 117वां प्रश्न का डी टेरिडोफाइटस में। चलिए 118 प्रश्न, 118 प्रश्न है, जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, क्या है बता दीजिए। तो वो आपको एजोला मिलेगा, एजोला में याद रखिए प्रयुक्त है वह है एजोला। चलिए 119 प्रश्न है, 119 प्रश्न है कि पुनर्जीवन, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण, मतलब पुनर्जीवन होने के कारण, गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों का या मेजों पर जो है सजावट के लिए रखते हैं, मेजों पर जो सजावट, मेज कहिए या दीवार कहिए जिस पे सजाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बताएंगे। 119 प्रश्न तो बी पुनर्जन्म होता है, पुनर्जीवन हो सकता है, तो मेजों पर सजाते हैं, मेज टेबल उबल कहिए ना उस पर सजाते हैं। तो हम बताएंगे सेले या सीले, देखिए सेले भी लिखा रहता है कभी कभी और कहीं कहीं सीले तो लिखा हुआ ही है, सीले जी ने ला या जी नैला भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मत समझिएगा कि गलत है। चलिए 120 प्रश्न आ चुके हैं, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं बताइए, बीजाणु दवा के रूप में करते हैं, तो वो है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम देखिएगा, लाइकोपोडियम कहिए। चलिए 121 प्रश्न है, 121 प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे घोड़े की पूंछ कहा जाता है? किसे घोड़े की पूंछ कहते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर डी, इक्कीसिटम। इक्कीसिटम को कहते हैं। 122 प्रश्न क्या है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में। चलिए 123 प्रश्न है। 123 प्रश्न क्या है? किस वर्ग के पौधों में जो है बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? बताइए, पौधों पर लगे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, डी होगा। चलिएगा 124वां प्रश्न की बात करते हैं कि संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। तो संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है बताइएगा? अनावृत बीज को कि आवृत बीज को? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा जो होता है किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, चिलगोजा को। किसे कहते हैं? चिलगोजा को, है ना। चलिए 126 प्रश्न आ चुके हैं। 126 प्रश्न है कोलेलाइट। कोरेल लाइट बोलते हैं, कोरेल लाइट बोल दीजिए या कोरेल लाइट जड़ें पाई जाती है। बताएंगे 126 प्रश्न का, तो सी है साइकस में। साइकस में याद रखिएगा। 127वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? सबसे बड़ा विजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा विजांड जो होता है ऑप्शन नंबर सी, साइकस में होता है। साइकस में। चलिए 128 प्रश्न है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं, तो करिए। ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। चलिए 129 प्रश्न क्या है बता दीजिए? साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, साइकस। चलिए 130 प्रश्न है, दम्मा एवं खांसी के रोगों को काम आने वाली औषधि जो है जिसे इफेड्रिन बोलते हैं, किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए 131 प्रश्न है, बताइए 131 प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? बताइए, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? 31वां प्रश्न का जवाब दीजिए, डी, जिंकगो। जिंकगो फास्ट देना है, ठीक है। विषाणु क्या है बताइए प्लीज? विषाणु क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अकोष्ठीय है। कोष्ठीय नहीं है, अकोष्ठीय। शेल नहीं है, अशेल बोल दीजिए। 133 प्रश्न क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? तो वो है जीवाणु विकृति। विकृति, जीवाणु विकृति। चलिए 134वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन प्रदूषण जो है सांकेतक पौधा है? प्रदूषण सांकेतक बता देता है, तो लाइकेन। ठीक है, चलिए ज्यादा सवाल नहीं है, 2 सवाल है। अफीम 135 है, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम जो है किससे प्राप्त करते हैं? तो बिना पके फल के लेटेक्स से होते हैं, लेटेक्स से होते हैं। ठीक है, चलिए 136वां प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा भाग जो है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा ऐसा भाग है जो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृदंतक कहते हैं। हाथी के दांत जो निकलते हैं लंबे, कृदंतक कहते हैं, कृदंतक। ठीक है, चवर्णक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्र चवर्णक आगे वाला जो होता है, चवर्णक चबाने वाला होता है, तो कृदंतक होते हैं। किट 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 एकदम गुस्से में करते हैं ना, उसके लिए। ठीक है, कतरने के लिए कहिए कृदंतक होते हैं, ऐसे बोल दीजिए। इंसीजर जानते हैं, कृदंतक को कहा जाता है। ठीक है, इंसीजर टिथ कहिए, दूसरा कृदंतक होता है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। चलिए ये हो गया आपके पारक जगत से खत्म। आइए इसके आंसर आपको नीचे दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।